Hello aspirants, welcome to our LAMP series Learning the Art of MCQ Problem Solving। शुरू करते हैं आज की सीरीज। सबसे पहले क्विकली देखते हैं कि आज कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज नॉन अलाइन मूवमेंट, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, अफ्रीकन स्वाइन फीवर, अल्ट्रावायलेट ब्लास्टर, मैट्रिक्स स्कीम। इन टॉपिक्स के बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो हमारी साइट पर जाकर हमारे करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। हम इनसे रिलेटेड MCQ इस वीडियो में फर्दर देखेंगे। शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। Non-aligned movement. Consider the following statement about non-aligned movement. The non-aligned movement was founded and held its first conference in 1961, जिसको बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस ही बोलते हैं. NAM have a formal constitution or permanent secretariat and its administration is non-hierarchical and rotational. Non-aligned movement was formed during the Cold War as an organization of states that did not seek to formally align themselves with either the US or the Soviet Union. Select the correct answer. 1 and 3, 1 and 2, 2 and 3, 1, 2, 3। वीडियो को पॉज करके आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिख सकते हैं। हम इसका आंसर देखेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सबसे पहले अगर आपको नॉन अलाइन मूवमेंट का थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होगा तो आप जान पाएंगे कि ये 1961 के टाइम पे आया था। ओके, और ये इसलिए आया था क्योंकि कुछ मेंबर्स ऐसे थे जो नहीं चाहते थे यूएस के साथ और सोवियत यूनियन के साथ अलाइन होना, तो उन्होंने अपना एक खुद का एक मूवमेंट बनाया था, नॉन अलाइन मूवमेंट। अब देखिए इसका सेकंड स्टेटमेंट, NAM हैव अ फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन और परमानेंट सेक्रेटेरिएट। अगर इसका फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन होता तो ये काफ़ी स्ट्रांग बॉडी होती, और अगर काफ़ी स्ट्रांग बॉडी होती तो हमारे प्राइम मिनिस्टर इसकी मीटिंग को स्किप नहीं करते। अगर थोड़े करंट अफेयर से थोड़ा सा रिलेशन में आप इसको देख पाएंगे तो 2016 और 2019 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने नॉन अलाइन मूवमेंट की मीटिंग को स्किप कर दिया था। तो ऑब्वियसली इसका कुछ ऐसा फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, इसी वजह से ही इस बॉडी को मीटिंग को हमने स्किप कर दिया था। तो इसका सेकेंड स्टेटमेंट इसमें गलत हो जाएगा। आंसर सेकंड को आप एलिमिनेट करेंगे तो इजीली आपका आंसर 1 and 3 निकल के आ जाएगा। ओके, अभी ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी एक नॉन अलाइन मूवमेंट की मीटिंग हुई है, ग्रुप समिट हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, और इसको प्रेसिडेंट ऑफ अजरबैजान ने इनॉग्रेट किया था। उन्होंने बोला था कि हम मीटिंग करते हैं ताकि जो कोविड-19 के इम्पैक्ट हैं और इससे हम कैसे कैसे हेल्प कर सकते हैं एक दूसरे को, उसको लेकर बात कर सकें। NAM डज नॉट हैव अ फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम देख चुके हैं, और ये फॉर्म हुआ था ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा। बेसिक कंसेप्ट फॉर द ग्रुप ओरिजिनेटेड इन 1955, एशिया अफ्रीका बांडुंग कॉन्फ्रेंस में इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आया था, और बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस 1961 में इसकी पहली मीटिंग इसकी हुई थी। इस बार अभी हुआ है तो कोविड-19 को लेकर हमने बात की है। इंडिया ने अपना स्टैंड बताया है। इंडिया ने बताया है कि डेस्पाइट इट्स ओन नीड ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक, इंडिया काफ़ी और देशों को हेल्प कर रहा है, जिसमें NAM के भी 59 मेंबर्स इंक्लूड हैं। इस वजह से ये न्यूज़ में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजेस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। हम हर एक डेली MCQ में एक ना एक कोई इंडेक्स देखते हैं, क्योंकि UPSC इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछता है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसको मोस्टली बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, एंड डी नन ऑफ द अबव। तो आप इसमें मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इजीली एलिमिनेट कर पाएंगे, क्योंकि इस तरह का जो भी इंडेक्स होता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, CPI, इस तरह के इंडेक्स A या B मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स या मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स निकालता है। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP कौन रिलीज करता है? मोस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ओके, अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि जो IIP में जो रेटिंग्स आई है वो काफी गिर चुकी हैं। ओके, और एक परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स भी होता है, उसमें भी काफी गिरावट आई है। परचेसिंग मैनेजिंग इंडेक्स कौन निकालता है? IHS मार्केट इंडिया। इसके अलावा जो IIP है इट इज रिलीज बाय CSO, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है। अब इसमें एक चीज और देखिएगा कि IIP जो है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसको CSO निकालता है। इसके अलावा CPI, उसको भी CSO निकालता है, लेकिन जो WPI है उसको इकोनॉमिक एडवाइजर निकालता है, जो कि DIPP के अंदर आता है। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विथ रेफरेंस टू अफ्रीकन स्वाइन फीवर एंड द क्लासिकल स्वाइन फीवर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। हमने कल भी एक अफ्रीकन स्वाइन फीवर पे क्वेश्चन देखा था, उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। CSF, classical swine fever affect wild and domestic pigs only. African swine fever can be prevented by the vaccination. Both of them are not treatable and culling of the affected pigs is the only option. African swine fever is not listed in the World Organization for Animal Health. Okay, ये इसमें आपको बताना है which of the following given statement is incorrect. नॉट करेक्ट आपको पूछा हुआ है, ठीक है। तो आपने कल ही हमने MCQ में देखा था और कल हमने न्यूज में कवर भी किया था कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर इज लिस्टेड, ठीक है, ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ में लिस्टेड है। और अभी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है, आसाम गवर्नमेंट को बोला है कि दे कैन गो फॉर कलिंग ऑफ सम एनिमल्स, ठीक है, वो कैटेगोरिकली कुछ एनिमल्स की कलिंग कर सकते हैं जो इससे इफेक्टेड है, ताकि ये बीमारी आगे जाके ना फैले। ओके, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये ह्यूमन में नहीं फैलती है। ओके, ये एनिमल्स में ही स्प्रेड होती है, तो इस वजह से कलिंग ऑफ एनिमल्स को बोला गया है।
तो इसका जो आंसर है इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय द वैक्सीनेशन, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, वैक्सीनेशन से प्रिवेंट होता हो कलिंग होता अगर तो कलिंग ऑफ एनिमल्स के लिए प्रमोट नहीं करते। ठीक है, तो इस वजह से सेकंड इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। और नॉट लिस्टेड, लिस्टेड तो है ही, हमने कल देखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 2 एंड 4। ओके, इसका क्विकली एक्सप्रेशन देख लेते हैं। CSF अफेक्ट पिग्स ओनली वेदर वाइल्ड और डोमेस्टिकेटेड, इट डज नॉट अफेक्ट ह्यूमंस, इट डज नॉट अफेक्ट ह्यूमंस। और कोई भी वैक्सीनेशन नहीं है, इसलिए ही कलिंग को प्रमोट करने के लिए बात की जा रही है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर इज अ डिसीज लिस्टेड इन वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। ठीक है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ हमने कल भी देखा था, इसको OIE भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं OIE? क्योंकि इसका जो पुराना नाम था, उसका पुराना नाम था ऑफिस इंटरनेशनल टेस्ट एपिजोटिस। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएंगे। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अल्ट्रा वायलेट ब्लास्टर। अल्ट्रा वायलेट ब्लास्टर के बारे में न्यूज है। इट इज यूजफुल फॉर हाई टेक सर्विसेज लाइक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, computers and other gadgets in laboratories and offices that are not suitable for disinfection with chemical methods. It was developed by CSIR. ठीक है, अब यूपीएससी जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा, देखिए तो अल्ट्रा वायलेट ब्लास्टर है, यानी कि कुछ बड़े सरफेस को कवर कर रहा होगा ये। ठीक है, जो कि नॉर्मली पॉसिबल नहीं हो पाएगा केमिकल मेथड्स के थ्रू। अब यूपीएससी अगर आपको कंफ्यूज करेगा तो वो इसी में कंफ्यूज करेगा कि इसको डेवलप किसने किया है। ठीक है, तो CSIR ने इसको डेवलप नहीं किया है, इसको डेवलप किया है DRDO में। ठीक है, आप इमेज भी दे सकते हैं यहाँ पे, DRDO ने इसको डेवलप किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा ए। इट वॉज नॉट डेवलप्ड बाय CSIR, इट वॉज डेवलप्ड बाय DRDO। ओके, DRDO has developed an ultraviolet disinfection tower for rapid and chemical free disinfection of high infection prone areas. ठीक है, इसको यूवी ब्लास्टर नाम दिया गया है और इसको डेवलप किया है लास्टेक। लास्टेक किसकी हेल्पिंग ब्रांच है? DRDO की लास्टेक एक हेल्पिंग ब्रांच है जिसका दिल्ली में सेंटर है। ठीक है, और जनरली ये यूवी बेस्ड एरिया सैनिटाइजर है जिसको यूज किया जाएगा बाय रिमोट ऑपरेशन थ्रू लैपटॉप मोबाइल्स यूजिंग वाईफाई लिंक। ठीक है, और जनरली जो बड़ा एरिया होता है जहाँ पे लार्ज फ्लो ऑफ पीपल होता है, जैसे एयरपोर्ट, शॉपिंग, स्मॉल मेट्रोज, होटल, फैक्ट्रीज, यहाँ पर इसको यूज किया जाएगा। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैट्रिक्स स्कीम। मैट्रिक्स स्कीम के बारे में एक क्वेश्चन है। इट वाज लॉन्च्ड इन 2017 बाय द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड SERB. The support is provided in the form of research grant of ₹2 lakh per annum plus overhead for a period of 3 years. Okay, तो मैट्रिक्स स्कीम के बारे में क्वेश्चन है, ये काफी बेसिक क्वेश्चन है, आपने काफी न्यूज में देखा होगा। अभी भी न्यूज में आया है क्योंकि इनको पैसा दिया जा रहा है, इसको और अप्रूवल दिया जा रहा है ताकि ये जो कोविड-19 के इम्पैक्ट है इसको अच्छी तरीके से एनालाइज कर सके। ठीक है, तो इसके बोथ 1 and 2 दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, 2017 में बाय SERB के द्वारा लॉन्च हुआ था। SERB किसके अंदर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। ठीक है, और इसमें फिक्स ग्रांट दी जाती है मैथमेटिकल साइंस को लेकर, थियोरेटिकल साइंस को लेकर और क्वांटिटेटिव सोशल साइंस को लेकर। ठीक है, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि जो SERB है उसने अप्रूव किया फंडिंग 11 प्रोजेक्ट्स के अंदर मैट्रिक्स स्कीम, ताकि ये इसके इम्पैक्ट आगे जाकर और क्या होंगे वो इसको देख सकें। ठीक है, सो दैट दे कैन आइडेंटिफाई पॉसिबल क्यूर्स ऑफ कोविड-19 थ्रू द स्टडी ऑफ डीएनए की स्टडी के थ्रू ये पॉसिबल इम्पैक्ट इसके समझ सके। तो इस वजह से ये न्यूज में है। अगर आप इनके अलावा और स्टैटिक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना चाहते हैं, हम डेली अपनी साइट पर 5 क्वेश्चन फ्रॉम MCQ, 5 क्वेश्चन फ्रॉम स्टैटिक एंड 5 क्वेश्चन फ्रॉम CSAT अपलोड करते हैं। आप वहाँ पे जाकर इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस क्विज को रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू, कल फिर मिलते हैं।